और एक खास कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। इसके पीछे जो भी मकासद हों, लेकिन एक ऐसा देश जो संवैधानिक देश है, जो प्लुरल सोसाइटी है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशन पर आधारित है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें जिस तरह के अनडेमोक्रेटिक, अनसिविलाइज्ड और इलीगल काम हो रहे हैं, और वो भी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बहुत ज़्यादा हमें यानी समझ रहे हैं, वो बहुत ही मुतासिर कर रहे हैं। आप जानते हैं कि पिछले दिनों पूरे देश में जिस तरह से ये यकतरफा तौर पे गवर्नमेंट ने अदालत का रोल इख्तियार कर लिया है, जुडिशरी की पोजीशन इख्तियार कर ली है कि अभी कोई आदमी, कोई व्यक्ति, उस पर केस साबित नहीं हुआ और आपने उसके घरों को डिमोलिश करना शुरू कर दिया। लोग प्रोटेस्ट में निकले, उनके खिलाफ गोलियां चला दी गई। पहले कभी आंसू गैस चलाई जाती थी, टीयर गैस, या उसके अलावा जो है वो वाटर कैनन चलाया जाता था, लेकिन आज छूटते ही जो है अगर सामने कोई मुस्लिम समुदाय के कैंडिडेट है तो आप गोली चला देते हैं। ये बहुत ही दुख की बात है, और ये जो माहौल पैदा हो रहा है इसने पूरे देश में अशांति पैदा कर दी। और हमने ये जो बात कही है बुलडोजर टेररिज्म, ये बहुत सोच समझ कर कहा है। देखिए, जब भी टेररिज्म से क्या होता है, आप समाज में दहशत फैलाते हैं, समाज में भय पैदा करते हैं, समाज में लोगों को खौफजदा करते हैं। आज पूरे देश के अंदर यही स्थिति उत्पन्न हो गई। किसने पत्थर चलाए थे, क्यों चलाए थे, उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, अभी ये कोई चीज, ये सब इन्वेस्टिगेशन का विषय है। लेकिन आपने हजारों लोगों पर एफआईआर कर दी है, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर दिया है और उन पर बड़ी सख्त धाराएं लगा दी। ये कहां का इंसाफ है? ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर आप अमल कर रहे हैं? आपने लीगल पोजीशन भी ले ली है, आप जुडिशरी में बन गए और खुद फैसला कर रहे हैं। जावेद मोहम्मद जो हमारी नेशनल फेडरल वर्किंग कमेटी है, उसके एक अहम सदस्य हैं, और पहले वो यूपी स्टेट के वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे। उनको आपने ये कहा कि उन्होंने वो प्रयागराज के अंदर जो जुलूस निकला था उसके अंदर वो शामिल थे, और वो मास्टरमाइंड थे उसके। जो आदमी उस जुलूस में शामिल भी नहीं था, आप उनकी फेसबुक पेज देख लीजिए जाकर, जो इससे चंद घंटे पहले उन्होंने मैसेज दिया था कि हमें अपनी बात कहने के लिए मेमोरेंडम का सहारा लेना चाहिए, जुलूस नहीं निकालने चाहिए। उस आदमी को आपने मास्टरमाइंड बताया। रात के 8:30 बजे उसके घर से उसको गिरफ्तार किया, 12:30 बजे उसकी वाइफ को और उसकी एक बेटी को आप बगैर किसी वारंट के, आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि रात में किसी महिला को पुलिस नहीं उठाएगी। आपने 12:30 बजे रात में उनकी वाइफ को, जो कि डायबिटिक पेशेंट है, और एक बेटी को उठाकर ले गए और 24 घंटे तक इल्लीगली थाने के अंदर बंद कर रखा। और फिर आपने रात में 10 तारीख की रात में एक नोटिस लगा दिया जावेद मोहम्मद साहब के घर पर, और यह कह दिया कि यह घर जो है बगैर नक्शा पास किए बनाया गया है। जबकि हम ये जानते हैं, और हम आज साबित कर देंगे आपके सामने, कि वो घर जावेद साहब के नाम पर नहीं है। वो जावेद साहब की वाइफ को उनके फादर ने शादी से पहले गिफ्ट किया था। उस घर को तोड़ दिया गया और यह कहा गया कि इससे पहले नोटिस दिए गए थे आपको। क्या एडमिनिस्ट्रेशन को यह मालूम नहीं था कि यह घर किसके नाम से है, कौन इसका टैक्स भर रहा है, कौन उसका एक लीगल यानी उसका ओनर है? ये मालूम नहीं आपको। और आप चूंकि जावेद मोहम्मद वहां रहते हैं तो आपने जाकर उनका घर तोड़ दिया। किस कानून के तहत तोड़ा? कहां से ये मिल गया? योगी साहब ने एक ऑर्डर कर दिया वहां से कि हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, उनके घरों को डिमोलिश करेंगे, तो प्रशासन के लिए काफी था। ये जानने की कोशिश नहीं की गई वो घर किसका है। ये इसके लिए कोई यानी खंगालने की पेपर को देखने की कोशिश नहीं की गई। और फिर ये झूठी बात कही जा रही है कि हमने पहले 10 मई को इनको इन्फॉर्म किया था, फिर वक्त दिया था आने का। कोई नोटिस नहीं दिया गया। तो वो पहला नोटिस था जो रात में लगाया गया 10:30 बजे रात में, और दूसरे दिन उसको डिमोलिश कर दिया घर। ये इलीगल है, ये आर्बिट्री है,
ये अनलॉफुल है या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जावेद मोहम्मद का कसूर यह है कि वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया जो पूरे 11 राज्यों में काम करती है, पिछले स्टेट इलेक्शन में उसने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को यूनिलैटरल सपोर्ट दिया। 5 बार हमारी उनके साथ अखिलेश जी के साथ मुलाकात हुई थी और 5 में से 4 बार जावेद मोहम्मद भी हमारे साथ में थे। और जावेद साहब इलाहाबाद की करीब में जो चायल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां से हमारे प्रपोज कैंडिडेट थे, लेकिन बाद में उस पर सहमति नहीं हो पाई, इसलिए फिर हमने उनको विड्रॉ कर लिया। तो और उसके बाद आप जानते हैं कि जब हमारी बातचीत चल रही थी अखिलेश यादव जी से, उसी वक्त में योगी साहब ने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि ये वेलफेयर पार्टी के साथ बात कर रहे हैं। जो वेलफेयर पार्टी का जो प्रेसिडेंट है, नेशनल प्रेसिडेंट, वो उमर खालिद का फादर है। उमर खालिद का फादर होना कोई जुर्म है क्या? उमर खालिद का कोई जुर्म साबित हुआ है क्या? उमर खालिद को जिस तरह फैब्रिकेटेड इल्जामात में गिरफ्तार कर लिया गया वो आपके सामने आ रही है, जो कुछ कोर्ट के अंदर वार्तालाप चल रहा है। तो ये जो तरीका इख्तियार किया गया, सिर्फ इस वजह से इख्तियार किया गया कि जिस तरह वहां पर उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में जो अपोजिशन पार्टियां हैं उसके साथ जो बिहेवियर रूलिंग पार्टी कर रही है, उसको हमने कल भी देखा जब यहां पे कांग्रेस पार्टी के साथ में जो कुछ किया गया। तो चूंकि हमने यूनिलैटरली सपोर्ट किया था अखिलेश यादव को, और अखिलेश यादव की जो कामयाबी हुई उसमें थोड़ा बहुत हमारा भी कंट्रीब्यूशन था, तो हमें सबक सिखाने की कोशिश की गई। जावेद मोहम्मद की जो बेटी है आफरीन फातिमा, वो हमारी यूथ विंग है, हमारा स्टूडेंट विंग है, फेडरेटिव मूवमेंट ऑफ इंडिया, उसकी नेशनल सेक्रेटरी है। ये दोनों बाप और बेटी सीए के खिलाफ जो तहरीक चली थी, एंटी सीए मूवमेंट जो चली थी शाहीन बाग के नाम से पूरे देश में, उस तहरीक में प्रयागराज के अंदर ये भी फोर फ्रंट में मौजूद थी। तो ऐसे लोगों को चुन चुनकर जो है निशाना बनाया जा रहा है, और जावेद मोहम्मद की गिरफ्तारी भी उसी वजह से हुई है। और जावेद मोहम्मद को बिल्कुल गलत तरीके से उन पे गलत धाराएं लगाकर उनको गिरफ्तार किया गया। आप उनके घर को ध्वस्त कर देते हैं, घर के पूरे सामान को लाके सामने फेंक देते हैं, उसमें कोई चीज नहीं मिलती है। बाद में पुलिस ये क्लेम करती है कि उनके पास से ऑब्जेक्शनेबल लिटरेचर मिला और वहां से कट्टे मिले। वाह भाई वाह, कट्टे मिले, किसी को मालूम नहीं कट्टे किसने देखे नहीं है। और आप 3 दिन से माहौल बना रहे थे, कोई आदमी कट्टे घर में रखकर रहेगा? यानी पुलिस को इतनी अकल तो आनी चाहिए कि कोई बात कहते वक्त में यह समझना चाहिए कि कौन बात के अंदर कितना दम है। एक ऐसे आदमी को जिससे कल तक इलाहाबाद की पुलिस, प्रयागराज की पुलिस शांति के लिए और बहुत सारे प्रयासों के लिए जिसके साथ बैठती थी, वही एसपी साहब जिन्होंने उनको गिरफ्तार किया और जिन्होंने प्रेस को संबोधित किया, वो घर जाते थे जावेद साहब की। प्रयागराज के अंदर जितने भी ऐसे शांति के लिए प्रयास हुए उसमें जावेद मोहम्मद पेश रहते थे। आज आप उनको एक आतंकी घोषित करते हैं, आज उनको क्रिमिनल घोषित करते हैं और मास्टरमाइंड बताते हैं। फिर जिस तरह से जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शन हुए थे, किसी मुस्लिम संगठन ने कॉल नहीं दी थी, लेकिन लोगों के अंदर एक गुस्सा है। जो कुछ नुपुर शर्मा ने कहा था उस पर कोई कार्रवाई बीजेपी ने नहीं की है, सिवाय इसके कि उनको निलंबित किया है 6 साल के लिए। उस पर पूरे देश में गुस्सा है, देश के बाहर भी गुस्सा है, आपके सामने है चीज। उस पर अगर कुछ लोग प्रोटेस्ट निकालते हैं तो आप ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, आप लोगों के घर तोड़ देते हैं जाकर। सहारनपुर में 2 लोगों के घर तोड़े गए, कानपुर में एक आदमी का घर तोड़ा गया और कई लोगों को, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। और फिर हमें अफसोस के साथ यह कहना पड़ता है कि सिर्फ ये बीजेपी रूल्ड स्टेट में नहीं हो रहा है, बल्कि झारखंड में जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, झारखंड के अंदर भी उनके खिलाफ गोली चला दी गई। 2 लोग हमारे शहीद हो गए और 12 लोग जो हैं जख्मी हैं। तो हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये डिमांड करते हैं कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको एडिक्वेट कंपेंसेशन दिया जाए, हाई लेवल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करवाई जाए, और जितने पुलिस ऑफिसर या जितने भी पद अधिकारी जो है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल करार पाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। और
जितने लोग गिरफ्तार किए गए हैं गलत तरीके से, इलीगल तरीके से, उन सबको अनकंडीशनल रिहा किया जाए, जावेद साहब के साथ साथ। हम ये मुतालबा करते हैं कि जो घर इलीगल तरीके, मैं अभी आपको डॉक्यूमेंट दूंगा, आप देख लीजिएगा कि टैक्स किसके नाम से भरा गया, किसके नाम से वो जगह है, कब नोटिस दिया गया, आप खुद देख लीजिएगा। हमारा ये मुतालबा है कि वो घर जो आपने जावेद साहब का कह के तोड़ा है, वो उनकी बीवी परवीन फातिमा का घर है, उस घर को जैसा तोड़ा था वैसा ही बनाकर वापस लौटाया जाए। हम उनके फैमिली की तरफ से इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं। हमने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पे कंप्लेंट लिखवाई है। हमने नेशनल माइनॉरिटी कमीशन और नेशनल विमेन कमीशन को भी एप्लीकेशन दी है कि ये जो नाइंसाफी हो रही है, जो इनजस्टिस हो रहा है, जो पूरे मुल्क में टेरर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल के ऊपर संज्ञान लिया जाए। हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिख रहे हैं कि जब इस देश के अंदर लोगों के फंडामेंटल राइट्स पर, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट पर जब सवाल खड़े किया जा रहा है, जब उसको खत्म किया जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कॉग्निजेंस लेना चाहिए इन हालात का और स्टेट को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए। इसलिए कि देखिए, हमारे देश में जब भी सत्ता की तरफ से कोई इनजस्टिस होता है तो हमारे पास में जो साधन है, हमारे पास जो चीज अवेलेबल है, वो है हमारी जुडिशरी। हमें जुडिशरी में भरोसा है, हमें इस बात का यकीन है कि जावेद मोहम्मद को इलाहाबाद हाई कोर्ट से भी इंसाफ मिलेगा, और हमें यह यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पूरे देश में जो वातावरण है उसको देख रहा, चीफ जस्टिस देख रहे हैं किस किस्म का माहौल पैदा हो रहा है। एक खास समुदाय को आप टारगेट कर रहे हैं, आपके इंटेंशन चाहे कुछ भी हो, आप सोसाइटी को पोलराइज करना चाहते हो। हमारा देश बरसों से एक प्लूरल स्टेट है, इसमें आपसी सद्भाव है, कम्युनल सद्भाव पाया जाता है। आप उसको छेड़ रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं, किसके 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 फायदे के लिए कर रहे हैं? आपके पार्टी का फायदा हो जाए, आपको चंद वोट मिल जाए, तो आप देश के पूरे वातावरण को खराब कर देंगे, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, रूल ऑफ लॉ को खत्म कर देंगे। हम ये समझते हैं कि अब वक्त आ गया है कि यहां की जो सेकुलर पार्टियां हैं, यहां की जो सिविल सोसाइटी है, उसको आवाज उठानी चाहिए। और हम आपके माध्यम से उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं, उन पॉलिटिकल पार्टीज को जिन्होंने इसके खिलाफ, इस इलीगल डिमोलिशन के खिलाफ, इस बुलडोजर टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठाई है, और जिन्होंने इसके खिलाफ ये कहा है कि ये जो कुछ हुआ गलत हुआ। हम उन सब का धन्यवाद करते हैं, और हम उन सबको साथ लेकर एक नेशनल अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आइंदा जो देश के जो सिटीजन्स हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन ना हो, उनको नुकसान न पहुंचाया जाए। हम सिविल सोसाइटी से भी गुजारिश करते हैं कि सिविल सोसाइटी ने हमारे यहां बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, लेकिन अब वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है, ये डिमांड कर रहा है कि वो घर में न बैठे, वो मैदान में आए। हम समझते हैं कि आफरीन फातिमा को भी टेरराइज किया जा रहा है। जिस तरह के अल्फाज एसपी इलाहाबाद ने कहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनके टारगेट में आफरीन फातिमा भी है। आफरीन फातिमा जेएनयू की स्कॉलर है, वहां से काउंसलर इलेक्ट हुई है, वो एक अच्छी स्टूडेंट भी है और एक अच्छी नागरिक भी है। वो हमारी यूथ विंग की एक नेशनल सेक्रेटरी है, उसके खिलाफ भी अगर कोई कार्रवाई की जाए तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, और अपनी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, रूलिंग पार्टी को भी, और जो लोग अपोजिशन में उन सबको भी ये कहना चाहते हैं कि हमारे देश का संविधान सर्वप्रिय है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ को प्रथम स्थान हासिल है, तो कोई भी रूल ऑफ लॉ से खिलवाड़ करने की कोशिश न करे, और कॉन्स्टिट्यूशन को के साथ में ये हरकत न करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए, रूल ऑफ लॉ के होते हुए मनमाने तरीके से, यूनिलैटरल तरीके से कार्रवाई का आगाज करे। मैं समझता हूं कि पत्रकारों के माध्यम से भी मैं पूरे देश की जनता से अपील करना चाहता हूं, जब इस किस्म का माहौल पैदा हो जाए तो जनता को खामोश नहीं बैठना चाहिए। आज एक समुदाय के खिलाफ, आज चंद लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, लेकिन अगर ये ट्रेंड बाकी रहा
इसको चेक नहीं किया गया, कोई सामने नहीं आया, तो मुझे यकीन है, मुझे अंदेशा है इस बात का, आई हैव एन अप्रीहेंशन कि उसके बाद फिर कोई नहीं बचेगा, कोई अपोजिशन पार्टी नहीं बचेगी, कोई ऐसा आदमी नहीं, व्यक्ति नहीं बचेगा जो हुकूमत की मुखालफत करे, हुकूमत के खिलाफ बात करे, वो कोई आदमी नहीं बचेगा, सबके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी। तो हम एक संवैधानिक देश हैं, हम एक रूल ऑफ लॉ वाला देश है, हम एक दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो हमें अपने देश के सम्मान को बाकी रखने के लिए हमारे देशवासियों को सामने आना चाहिए। इन्हीं अल्फाज साथ बात खत्म करता हूं। अगर हमारे साथ में अजीत यादव जी मौजूद हैं, अगर ये कुछ कहना चाहें तो ये इसमें इजाफा कर सकते कि मैं अजीत सिंह यादव वेलफेयर पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी हूं और अभी जो उत्तर प्रदेश से ही मैं आता हूं, बदायूं जनपद है मेरा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई लिखाई की है और जावेद भाई को मैं काफ़ी सालों से जानता हूं, वेलफेयर पार्टी में आने से पहले से भी। इलाहाबाद में जो भी आंदोलन हुए, जो भी नागरिक समाज की पहल होती है, उसमें उनकी भूमिका रहती है। अभी जो पूरा हमला हुआ है, हमारा ये मानना है कि ये एक फांसीवादी हमला है, जो संवैधानिक मूल्य हैं, कानून है, उसको पूरी तरह से उसके ऊपर हमला किया जा रहा है। और देश में कोई कानून नहीं है, कोई क्रिमिनल लॉ ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर आरोपी है तो उसका मकान बुलडोजर लगाकर ढा दिया जाए। वैसे मकान जावेद साहब के नाम नहीं था, वो उनकी पत्नी के नाम था, एक्सक्लूसिव ओनरशिप उनकी है। और अगर जावेद साहब के नाम भी मकान होता तो देश में ऐसा कोई कानून नहीं है, कोई ऐसा संविधान में प्रावधान नहीं है कि किसी आरोपी का जो कि हिरासत में हो उसका मकान बुलडोजर लगाकर ढा दिया जाए। तो ये पूरी तरीके से हमारा मानना है कि ये एक फांसीवादी हमला है। और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस गोविंद माथुर, उन्होंने भी इसको गैरकानूनी बताया है। जितने भी न्यायविद हैं पूरे देश में आप देख लीजिए, जो भी कानून और संविधान को के जानकार हैं, वो योगी सरकार ये जो बुलडोजर आतंकवाद वहां पैदा कर रही है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह से लोगों के मकानों को आरोपी बना के ढाया जा रहा है, उसको सभी लोग असंवैधानिक बता रहे हैं। और वेलफेयर पार्टी पर देखिए इसलिए हमला हुआ है, जावेद साहब का जो मकान था उसके बाहर बैनर, सबसे पहला जो बैनर तोड़ा गया वो वेलफेयर पार्टी का बैनर तोड़ा गया। झंडे जो उनके यहाँ निकले वेलफेयर पार्टी के झंडे निकले, जिसको सनसनीखेज तरीके से बताया गया कि आपत्तिजनक झंडे निकले हैं। आप बताइए, हमारी पार्टी इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड पार्टी है, हमारी पार्टी संविधान और लोकतंत्र में भरोसा करती है, हमारी पार्टी विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़ती है। उत्तर प्रदेश में हमारा अपराध ये हमारी पार्टी का कि हमने योगी सरकार को हटाने के लिए, बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए हमने पूरी कोशिश की। और जिस तरह से मामले को सनसनीखेज बनाया गया है, हमारा कहना है कि जावेद पंप जिस तरीके से कहा जा रहा है, वो एक सबमर्सिबल जो उनका बिजनेस है, जो पानी का जो पंप होता है सबमर्सिबल, उसकी उनकी दुकान है, इसके नाम पर जैसे कि कोई बहुत बड़े वो हिस्ट्री सीटर हों, उनके खिलाफ कोई आज तक कोई मुकदमा किसी थाने में दर्ज नहीं है, कोई उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। हमारा ये मानना है कि देश में जो भी लोग संविधान और लोकतंत्र में यकीन करते हैं, जो भी पार्टियां, हम उनके साथ, हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि हम उनके साथ एक लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए हम एक अलायंस बनाएंगे। और जो सोसाइटी में जो भी लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनके साथ मिलके हम एक जन आंदोलन, लोकतांत्रिक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। और ये जो योगी सरकार ये मानती है
ये इंस्ट्रक्शन देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं 10 तारीख की जो घटना हुई इलाहाबाद में, कोई बहुत बड़ा वायलेंस नहीं हुआ। ये बयान बाकायदे इलाहाबाद में एसपी और डीएम के उस घटना के बाद के हैं। वो आप फुटेज देख सकते हैं टीवी चैनल्स पे कि कोई बड़ी घटना इलाहाबाद में नहीं हुई। उसके बाद बाकायदे चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने मीटिंग लिया लखनऊ में और वहां से इंस्ट्रक्शन दिए गए कि इनको सबक सिखाया जाए, 7 पुश्तें याद रखें, ऐसा हम इनको सबक सिखाएंगे। और उसके बाद इस तरीके से इलाहाबाद में और तमाम जगहों पर इस तरीके से मुकदमे फ्रेम्ड किए गए। तो हमारा ये मानना है कि ये गैर संवैधानिक है और आप सबको इसमें मदद करनी चाहिए। मीडिया को भी मामलों को सनसनीखेज बनाने की जगह कुछ जो न्यूज़ चैनल्स हैं, कुछ जो अखबार हैं, जिस तरीके से सनसनीखेज बना के उसको स्टोरी छाप रहे हैं, उसको भी मुझे लगता है कि मीडिया को भी जब तक कोई अपराध साबित नहीं हो जाता तो अपराधी की तरह उनको प्रोजेक्ट नहीं किया जाना चाहिए। और हम सब जानते हैं कि किस तरीके से आंदोलन में लोगों पर इस तरह के चार्जेस लगाए जाते हैं, फर्जी मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। कोई सवाल आप लोग पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी, पिछले जुम्मों को जिस तरह से डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है, तो एक क्लास ही कहता है कि ये कॉन्स्पिरेसी थी, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो कॉन्स्पिरेसी थी तो उसको इंस्टिगेट करके बताइए कैसी कॉन्स्पिरेसी थी। सिर्फ बात कह देने से बात नहीं बनती है। दूसरी बात यह कि मैंने जैसा आपसे बताया कि वो किसी मुस्लिम संगठन ने उसके लिए कोई आह्वान नहीं दिया था, कोई ऐलान नहीं किया था। अलबत्ता मैं एक बात ये कहना चाहता हूं आपसे कि ये जो आजकल पत्थर चलने वाली बात है, मुझे ऐसा अंदेशा है, अप्रीहेंशन है कि कहीं ऐसा नहीं है कुछ ऐसे शरारती तत्व शामिल करा दिए जाते हैं इस तरह के जुलूसों में जो इस तरह की कार्रवाई करते हैं और फिर उसको जवाब बनाकर उसको जस्टिफाई करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। तो ये आप जानते हैं कि प्रदर्शन पहले भी होते थे, बड़े बड़े प्रदर्शन हुए, लेकिन पत्थरबाजी वाला जो आरोप आजकल चल रहा है, पत्थरबाजी वाला कल्चर, वो इससे पहले कभी नहीं था। ये जो इससे पहले जहांगीरपुरी में हुआ, शोभा यात्राएं निकाली गई, आपत्तिजनक नारे लगाए गए, झंडे लगाए गए मस्जिद पे जाकर और लोगों ने पथराव किया और जवाब में तलवारें लहराई गई और जवाब में 2-4 पत्थर आ गए, तो आज वो सब लोग जहांगीरपुरी के कई लोग जो है जेल के अंदर बंद है। और जिन लोगों ने बगैर किसी इजाजत के, बगैर किसी परमिशन के जुलूस निकाला था, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जाइए तो इंदौर में, आपके खरगोन में और सेंधवा में, वहां भी ऐसा ही हुआ। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि मुझे ऐसा इस बात का अप्रीहेंशन है कि ये कोई कंस्पिरेसी है जिसमें ऐसे लोगों को शामिल करा दिया जाता है पत्थर मारने के लिए। अदरवाइज पत्थर मारने का कोई कल्चर इससे पहले कभी नहीं था। नहीं, पिटीशन तो उस महिला की तरफ से देंगे जिसका घर था, यकीनन हम सपोर्ट करेंगे। नहीं, पार्टी की तरफ से क्यों होगा? वो जब इंडिविजुअल होगा तभी उसका महत्व होगा। इसलिए कि मेरा घर तो आपने कैसे तोड़ा, बताइए, मेरे खिलाफ क्या आरोप है? हम उसको सपोर्ट करेंगे लड़ाई में। पुलिस की तरफ से, खासतौर यूपी पुलिस की तरफ से ये कहा जाना है कि जो भी कार्रवाई अभी तक की गई है वो वीडियो फुटेज के आधार पर की गई है और घर उनके तोड़े गए हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि परवीन फातिमा के बारे में क्या इत्तला है पुलिस के पास में? वो कहां से अपराधी थी बताइए। घर तो आपने जावेद साहब का नहीं तोड़ा है ना, आपने तो परवीन फातिमा को तोड़ा है। और जावेद साहब अपराधी है, इसका क्या है वो रिकॉर्ड हमारे सामने आना चाहिए। सिर्फ क्लेम करने से बात नहीं बनती है पुलिस का कि जो अपराधी छवि के लोग थे, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको बताना पड़ेगा क्या ये हिस्ट्री शीटर है, क्या अपराधीकरण के लोग हैं, क्या इन्होंने इससे पहले ऐसा कोई काम किया है, क्या कोई ऐसा मुकदमा इनके खिलाफ है, वो सब सामने आना चाहिए। सिर्फ क्लेम करने से बात नहीं बनती है। क्लेम तो ये भी किया ना पुलिस ने कि हमने उनके घर से जो है कट्टे निकाले हैं, पब्लिक के सामने क्यों नहीं पेश किया गया? सर, इसमें अभी तक की जांच के बाद पुलिस की तरफ से एक और बयान आया है
कि छोटे बच्चों को पत्थरबाजी के लिए साजिशन इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आपकी नजर में भी ये गलत है जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ऐसा आगे ना हो उसके लिए भी आप लोगों की तरफ से कोई पहल की जा रही है? चूंकि 2 घटनाओं में ऐसा देखा गया कि छोटे बच्चे आगे रहे हैं, अब पत्थरबाजी बच्चों के द्वारा की गई। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बच्चों के तरफ से पत्थरबाजी हुई, अगर ये हम पुलिस के इस वर्जन को मान भी लें, तो आपने बच्चों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, बड़ों के खिलाफ कार्रवाई की है। तो ये एक बात तो ये है। दूसरी बात ये कि देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि हम लोग डेमोक्रेटिक तरीके से पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के कायल हैं, ये सबका संवैधानिक अधिकार है और हम यही बात कहते हैं। और हमने ये बात भी कही थी पिछले, आपके इनमें बताना चाहता हूं, चूंकि मैं पर्सनल लॉ बोर्ड का सदस्य भी हूं, इसलिए भी कहना चाहता हूं कि पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी ने जब ये ऐलान आया कि कोई एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो गर्दिश, एक ऐलान गर्दिश कर रहा था कि भाई जुमे के बाद हमको पदयात्रा करनी है या जुलूस निकालना है, डिमॉन्स्ट्रेशन करना है, तो हमारे तरफ से पर्सनल लॉ बोर्ड तरफ से फौरन उसको रद्द किया गया कि हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया और न किसी मुस्लिम संगठन ने ऐलान किया है। तो ये जानबूझ के कराया जा रहा है। और जाहिर है कि देखिए, असल चीज तो ये है, ये सवाल अपनी जगह बाकी है कि जिसके वजह से देश के माहौल के अंदर अशांति पैदा हुई है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की सरकार ने। आप ये कह के बच नहीं सकते कि वो हमारा फ्रिंज एलिमेंट है। एक नेशनल स्पोक्समैन जो आपको मीडिया पे रिप्रेजेंट करता है, उसको आप फ्रिंज एलिमेंट कहेंगे और उसको सिर्फ आप 6 साल के लिए निलंबित करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दुनिया में, हमारे देश में नहीं, पूरे दुनिया के कई मुल्कों के अंदर उसके खिलाफ आवाज उठाई गई है। तो आपको यह भी देखना चाहिए कि आपके इन कोशिशों से हमारा देश जो पूरी दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता था कि एक प्लुरल सोसाइटी है जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं, भाई भाई की हैसियत से, उस देश के माहौल को आप इस तरह खराब कर रहे हैं, तो उस देश की छवि खराब हो रही है। आप विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो फिर वो ये बात भी जानी चाहिए कि हमारे देश के अंदर इतने समुदाय रहते हैं और उसके बावजूद भी हम लोग साथ साथ रहते हैं। ठीक है, ये